गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम आपके लिए बायोलॉजी स्पेशल क्लास 12th वंशागत और विविधता के सिद्धांत चैप्टर 5 से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो कि यूपी बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा इन चैप्टर से प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। जी बेटा, चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागत और विविधता। जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो पढ़ा था और देखा था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य, जिसमें मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जो कि कई साल यूपी बोर्ड की परीक्षा में आता है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम वंशागत और विविधता के सिद्धांत के चैप्टर में लेकर के आए हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए है कि मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुनने से लाभ। ठीक है बेटा, पुनः से दोहरा देते हैं। मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुनने से लाभ। आपको मैं बता देता हूं कि इस प्रश्न का मतलब क्या है कि मेंडल ने जिस मटर के पौधे को चुना था और चुनने के बाद उन्हें क्या लाभ हुआ, ये हम आपको बता देते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा। जी बेटा, तो पहला इसमें है, यह एक वर्षीय पौधा है, इसमें आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता है। देखिए, यह पौधा जो होता है एक वर्षीय होता है बेटा। आप इसको आसानी से अपने बगीचे में या अपने लॉन में, ठीक है, ये आप इसको उगा सकते हैं। दूसरा क्या है, इसमें विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक रूप देखने को मिले। ठीक है, किसमें देखने को मिले? जो मेंडल साहब ने मटर के पौधे को लगाया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो मटर के पौधे को लगाया था, उसमें अब क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, वो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। क्या कह रहे हैं कि इसमें विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक रूप देखने को मिले। ठीक है, और नंबर नेक्स्ट क्या करें, इसके स्वपरागित होने के कारण कोई भी अवांछित जटिलता नहीं आ पाई। ठीक है बेटा, और आगे क्या कह रहे हैं, नर व मादा एक ही पौधे में मिल गए। ठीक है, और यह पौधा आनुवांशिक रूप से शुद्ध था व पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध बने रहे। नंबर नेक्स्ट, इस पौधे की एक ही पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न होते हैं, अतः निष्कर्ष निकालने में आसानी रही। ठीक है, और ये कहाँ पर, जो उन्होंने अपने उस बगीचे में लगाया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, उन्होंने बताया कि यह जो है वैकल्पिक रूप से देखने को मिला इनके लक्षणों को। दूसरा, यह स्वयं ही परागित हो गया। ठीक है, और नर व मादा एक ही पौधे में मिल गए, अर्थात द्विलिंगी हो गए। यह पौधा आनुवांशिक रूप से शुद्ध था, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी पौधे शुद्ध बने रहे, और इस पौधे की एक ही पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न होते हैं, अतः निष्कर्ष निकालने में भी आसानी होती है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में विभेद कीजिए। नंबर 1, प्रभाविता और अप्रभाविता। दूसरा क्या है, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, जो कि 2015, ठीक है, में आया भी था, 16 में भी आया था। और तीसरा, एक संकर और द्विसंकर क्रॉस। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर। देखिए बेटा, एक तरफ प्रभाविता है, दूसरी तरफ अप्रभाविता लिखा है। तो नंबर 1 आप इसमें देखिए, इसमें असमान कारकों के जोड़े में कोई एक कारक दूसरे पर प्रभावी हो जाता है, जबकि अप्रभाविता में क्या है, इसमें असमान कारकों के जोड़े में से कोई एक कारक दूसरे से छिप या दब जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर प्रभाविता में देखिए, यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विप्रियासी गुणों के युग्म में दिखाई देती है। अप्रभाविता में क्या है, यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विप्रियासी गुणों के युग्म में उपस्थित किंतु प्रकट नहीं होता। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी में अंतर। हाँ, तो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, सबसे पहले समयुग्मजी की बात कर लेते हैं। इसमें एक कारक के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब विषमयुग्मजी में देखिएगा
इसमें एक कारक के दोनों विकल्पी असमान होते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब समयुग्मजीव नंबर दूसरा देखिए, जनन के समय एक ही प्रकार के युग्म बनते हैं। विषम युग्मजीव में अलग अलग प्रकार के युग्म बनते हैं, ठीक है। समयुग्मजीव में तीसरा देखिए, इनकी संतान जनक के समजीनी व समलक्षणी होती हैं। विषम युग्मजीव में इनकी संतान में प्रभावी व अप्रभावी दोनों लक्षण होते हैं। तो ये था आपका समयुग्मजीव, विषम युग्मजीव, प्रभाविता अप्रभाविता में अंतर बेटा। अब हम आपको बता दें नंबर एक संकर में कि एक ही लक्षण की दो विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और द्विसंकर में दो विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। एक संकर में पुनः से ऐसा जीव जिसमें एक जीन स्थल पर युग्म विकल्पी विषम युग्मजीव हो, ठीक है। कह रहा है एक जीव जिसमें एक जीन जो होता है वो स्थल पर युग्म विकल्पी अर्थात विषम युग्मजीव हो। द्विसंकर संकरण में क्या करता है, ऐसा जीव जिसमें दो जीन स्थल पर युग्म विकल्पी लेकिन भिन्न भिन्न हो, ठीक है। एक संकर संकरण में सिर्फ एक ही लक्षण में भिन्न होता है, द्विसंकर संकरण में दो लक्षणों में भिन्न होता है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 की ओर चलो। 3 देखिएगा कि एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम की व्याख्या, ठीक है। इसमें आपको प्रभाविता के नियम की व्याख्या करना है, जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी होता है। तो आपको अभी नीचे फिगर है, उस माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं परिभाषा, कि एक ही लक्षण के लिए विपर्यासी पौधों के मध्य संकरण एक संकर क्रॉस कहलाता है। जैसे मटर के लंबे पौधे के लिए क्या चिन्हित किया गया है, कैपिटल टी। व बौने पौधे के लिए क्या किया गया है, स्मॉल टी। पौधे के मध्य संकरण कराया गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी अर्थात लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में संकरण कराया गया, ठीक है। अब F1 पीढ़ी में सभी पौधे संकरण के बाद जो उत्पन्न हुआ पौधा, उस पौधे में क्या क्वालिटी थी, क्या उसमें परिवर्तन आया, वो ध्यान से सुनिएगा कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे किंतु विषम युग्मजीव अर्थात कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं। F1 पीढ़ी में लंबेपन के लिए उत्तरदायी कारक कैपिटल टी होता है। जो पौधा लंबा होता है उसके लिए आपका कौन सा है, कैपिटल टी उत्तरदायी होता है, ठीक है। प्रभाविता अर्थात जिसका प्रभाव ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर कैपिटल टी का प्रभाव ज़्यादा है, ठीक है। बौनेपन के कारक हैं स्मॉल टी पर प्रभावी होता है। कौन, स्मॉल टी पे कैपिटल टी प्रभावी होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं बेटा, कि कोई व्यक्ति अकेला हो और उससे लड़ने के लिए दो व्यक्ति आ जाएं, तो वहाँ पर दोनों व्यक्ति किस प्रकार होंगे, एक प्रभावी लक्षण के व्यक्ति होंगे, ठीक है। जबकि एक व्यक्ति क्या होगा, अप्रभावी लक्षण वाला होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर कैपिटल टी का प्रभाव अधिक है, इसलिए वह स्मॉल टी को अप्रभावी लक्षण से रोक देता है उसके प्रभाव को, और वह अप्रभावी रह जाता है, जिससे उसका लक्षण व्यक्त नहीं होता है, और कैपिटल टी की प्रभावी होने के कारण उसका लक्षण दिखाई पड़ता है, जिससे कि पौधे लंबे होते हैं, ठीक है। तो कारक अप्रभावी होता है, अतः F1 पीढ़ी में उपस्थित होते हुए भी स्वयं को प्रकट नहीं कर पाता। सभी F1 पौधे लंबे होते हैं, अतः एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक युग्म में जब एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है तो इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। आइए हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं बेटा। कैपिटल टी यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, लंबा पौधा है, ठीक है। दूसरा स्मॉल टी बौना पौधा है। ये दोनों क्या हैं, जनक हैं। ये दोनों क्या हैं, जनक हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इनके बीच में जो संकरण कराया गया है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है।
आप संकरण को आप ध्यान से देख लीजिएगा बेटा। संकरण कराने के उपरांत यहाँ पर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, अर्थात F1 पीढ़ी उत्पन्न हुई। जैसा कि आपने अभी परिभाषा में देखा कि सभी F1 पौधे लंबे होते हैं। उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया कि कैपिटल टी का प्रभाव ज़्यादा होता है, जिसके कारण स्मॉल टी का प्रभाव व्यक्त नहीं होता है, वह अप्रभावी ही रह जाता है। इसलिए कैपिटल टी वाले सारे पौधे जो होते हैं वो लंबे होते हैं, भले ही वो संकरण युक्त क्यों ना हो। तो चित्र में देखिए सभी लंबे पौधे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। आनुवांशिक में टी.एच. मॉर्गन के योगदान का संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। देखिए ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए हम इसका उत्तर जान लेते हैं। आनुवांशिकी में टी.एच. मॉर्गन के योगदान निम्नवत हैं। नंबर 1, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। दूसरा, मॉर्गन ने क्रिस क्रॉस वंशागत की खोज की। तीसरा, मॉर्गन व उनके साथियों ने गुणसूत्र पर स्थित जीन युग्मों के बीच पुनर्योजन की आवृत्ति को जीन के बीच की दूरी मानकर आनुवांशिक मानचित्र की रचना की, जो गुणसूत्रों पर जीन की स्थिति को दर्शाता है। मॉर्गन ने जीन की उत्परिवर्तन की खोज की। मॉर्गन ने विनिमय संलग्नता की खोज की। नंबर 6, उन्होंने संलग्नता के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और नंबर 7, मॉर्गन ने अजनकीय जीन संयोजनों को पुनर्योजन का नाम दिया। तो ये थे मॉर्गन के आनुवांशिकी में योगदान। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, मानव में लिंग निर्धारण। देखिए बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग 1, 2, 3, 4 जितनी बार हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का और उत्तरों का अध्ययन करें, जिससे कि बोर्ड परीक्षा में आपको ये प्रश्न अगर मिलता है तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो मानव में लिंग निर्धारण, तो सबसे पहले हम लिंग निर्धारण का गुणसूत्र सिद्धांत जान लेते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्राणियों में 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। नंबर 1, समजात गुणसूत्र जिसे ऑटोसोम्स कहते हैं, तथा लैंगिक गुणसूत्र या एलोसोम जिसे सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम्स कहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए ऑटोसोम्स भी आप कह सकते हैं, ऑटोजोम भी कह सकते हैं, क्रोमोजोम भी कह सकते हैं, क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सोम और जोम क्योंकि साइलेंट होता है तो आप सोम, क्रोमोजोम, ठीक है, ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, जिसे 2x का क्या मतलब होता है, द्विगुणित, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र लैंगिक गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। लैंगिक गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, X तथा Y। स्त्रियों में दोनों लैंगिक गुणसूत्र XX समान होते हैं, तथा पुरुषों में लिंग गुणसूत्र असमान अर्थात XY होते हैं। युग्मक में केवल एक ही लैंगिक गुणसूत्र होता है बेटा। लैंगिक गुणसूत्रों की भिन्नता ही लिंग निर्धारित करती है। लैंगिक गुणसूत्रों के अनुसार लिंग निर्धारण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं बेटा, कि लैंगिक गुणसूत्रों के आधार पर लिंग निर्धारण कई प्रकार से होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हम लिंग निर्धारण की XY विधि को जान लेते हैं, द XY मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, ठीक है। इस विधि में स्त्री के दोनों लैंगिक गुणसूत्र XX होते हैं, तथा पुरुष में एक लैंगिक गुणसूत्र X तथा दूसरा Y होता है।
स्त्रियों में अंड जनन द्वारा बने सभी अंडाणुओं में दैहिक गुणसूत्रों का एक अगुणित सेट तथा एक एक्स लैंगिक गुणसूत्र होता है, जैसा कि आप ब्रैकेट में देख रहे हैं A+X। इस प्रकार सभी अंडाणुओं जीन संरचना में समान होते हैं, अतः स्त्री को समयुग्म की लिंग अर्थात होमोगैमेटिक सेक्स कहते हैं। ठीक है। इसके विपरीत पुरुष में शुक्राणु जनन से बने 50% शुक्राणुओं में दैहिक गुणसूत्रों का एक अगुणित सेट तथा एक्स गुणसूत्र व कुछ शुक्राणुओं में दैहिक गुणसूत्रों का एक अगुणित सेट तथा वाई गुणसूत्र, जैसा कि आप ब्रैकेट में देख रहे हैं A+X अथवा A+Y होता है। इस प्रकार दो प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है। 50% शुक्राणु A+X तथा 50% शुक्राणु A+Y गुणसूत्र वाले होते हैं, अतः पुरुषों को विषम युग्मजीय लिंग अर्थात हेट्रोगैमेटिक सेक्स कहते हैं। निषेचन के समय यदि A+Y शुक्राणु का समेकन अंडाणु के साथ होता है तब नर संतान अर्थात पुत्र उत्पन्न होता है। यदि अंडाणु का समेकन अर्थात A+X शुक्राणु के साथ होता है तब मादा संतान अर्थात पुत्री उत्पन्न होती है। यह केवल संयोग है कि कौन से शुक्राणु का समेकन अंडाणु के साथ होता है, इसी के आधार पर संतान का लिंग निर्धारण होता है। ठीक है बेटा। देखिए, अगर यदि यक्ष और यक्ष अर्थात पुरुष का यक्ष और मादा का एक्स मिलता है तो वहाँ पर पुत्री होती है। यदि मादा का एक्स और पुरुष का वाई मिल जाता है तो वहाँ पुत्र उत्पन्न होता है। लेकिन ये तो संयोग की बात है कि कौन सा गुणसूत्र किसके साथ संलग्न हो। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6, रुधिर वर्गों की वंशागत। ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का। ठीक है। शिशु का रुधिर वर्ग O है, पिता का रुधिर वर्ग A और माता का B है। जनकों के जीनोटाइप मालूम कीजिए और अन्य संतति में प्रत्याशित जीनोटाइप की जानकारी प्राप्त कीजिए। ये तो आपका प्रश्न है, इस प्रकार से बोर्ड में प्रश्न आएगा। ठीक है। तो इसका उत्तर जो है बेटा वो ध्यान से देखिएगा। रुधिर वर्गों की वंशागत में कि मेंडल के नियमों के अनुसार होती है, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा था। मेंडल के नियम क्या थे? देवशंकर संकरण था, शंकर संकरण था। ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी होता है। तो देखिए, इसकी वंशागत 2 या अधिक तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन अर्थात एलील्स पर निर्भर करती है। रुधिर वर्गों को स्थापित करने वाले प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति 3 जीन के कारण होती है। प्रतिजन A के जीन लिए जीन, ठीक है, IA, प्रतिजन B के लिए जीन IB स्मॉल, ठीक है, स्मॉल में रहेगा, और तथा दोनों प्रतिजन के अभाव के लिए अगर देखिए A है तो वहाँ पर आपका A का मतलब होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? अब यहाँ पर आ जाइए, A प्रतिजन जो है आप इसका इनहेरिटेंस पे स्मॉल a से प्रत्यारोपित कर देते हैं। दूसरा प्रतिजन B के लिए इनहेरिटेंस स्मॉल b तथा दोनों प्रतिजन के अभाव जहाँ पर हैं वहाँ पर इनहेरिटेंस 0 कर देते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। एक मनुष्य में इनमें से कोई एक या 2 प्रकार के जीन गुणसूत्र जोड़े पर एक निश्चित स्थल पर स्थित होते हैं। जीन इनहेरिटेंस A तथा इनहेरिटेंस B क्रमशः इनहेरिटेंस 0 पर प्रभावी होते हैं, जबकि जीन इनहेरिटेंस A तथा इनहेरिटेंस B में अप्रभाविता का अभाव होता है, अर्थात ये सहप्रभावी होते हैं।
विभिन्न रुधिर वर्गों के व्यक्तियों के रुधिर जीनोटाइप निम्नानुसार है। ओ रुधिर वर्ग वाले शिशु के माता पिता का जीनोटाइप, ध्यान से देखिएगा, जो ओ रुधिर वर्ग वाला शिशु है उसके माता और पिता का जीनोटाइप क्या है? इनहेरिटेंस ए और इनहेरिटेंस ओ तथा इनहेरिटेंस बी तथा इनहेरिटेंस 0 है। ए बी रुधिर वर्ग वाले का जीनोटाइप इनहेरिटेंस ए, इनहेरिटेंस बी, ए रुधिर वर्ग वाले का इनहेरिटेंस ए, इनहेरिटेंस ओ, बी रुधिर वर्ग वाले का इनहेरिटेंस बी और इनहेरिटेंस 0 और ओ रुधिर वर्ग वाले का जीनोटाइप इनहेरिटेंस ओ एंड इनहेरिटेंस ओ होगा। ठीक है, तो ये तो आपका रुधिर वर्ग। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। कौन सा है? पहला सह प्रभाविता, दूसरा अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, तो सह प्रभाविता में चलते हैं कि जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सह प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, इसके फलस्वरूप F1 पीढ़ी दोनों जनकों के मध्यवर्ती होती है। उदाहरण आप देखिएगा कि मनुष्य में 3 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, ए बी ओ। आप जानते होंगे ए बी और ओ, लेकिन जो मुख्य रूप से होते हैं वो ए बी ओ, जिनका निर्धारण विभिन्न प्रकार की लाल रुधिराणु कोशिकाएं करती हैं। इन रुधिर वर्गों का नियंत्रण इनहेरिटेंस जीन करता है, जिसके 3 युग्म विकल्पी होते हैं, इनहेरिटेंस ए, कैपिटल ए व इनहेरिटेंस स्मॉल बी, साथ साथ उपस्थित होने पर सह प्रभावी होते हैं व A+B रुधिर वर्ग बनाते हैं। बात कर लेते हैं नंबर दूसरा, अपूर्ण प्रभाविता। विपर्यासी लक्षणों के युग्म में एक लक्षण दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है। यह घटना अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है। उदाहरण मिराबिलिस जलापा या गुलाबास के पौधे में लाल पुष्प व सफ़ेद पुष्प युक्त पौधे के मध्य संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में सभी फूल लाल या सफ़ेद न होकर गुलाबी रंग के होते हैं, जबकि F2 पीढ़ी में एक लाल, 2 गुलाबी, 1 सफ़ेद अर्थात 1:2:1 युक्त पौधे प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में कैपिटल RR रेड फ्लावर है और कैपिटल स्मॉल और स्मॉल आर वाइट फ्लावर है। इनके दोनों के मध्य में जब संकरण कराया गया तो जो F1 पीढ़ी उत्पन्न हुई वो देखिएगा, सबसे पहले कैपिटल RR आपका रेड था, स्मॉल RR वाइट था, लेकिन जब संकरण आपने कराया तो संकरण के फलस्वरूप उत्पन्न कैपिटल R और स्मॉल r जो पुष्प तैयार हुआ वो पिंक कलर का था, जो कि F1 पीढ़ी में उत्पन्न हुआ। अब इसका संकरण करा देते हैं, कैपिटल R और स्मॉल r का संकरण करा दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, सेम आपको इसी तरीके से लिंग निर्धारण में भी करवा सकते हैं आप। यदि आप जो है इस तरीके से फिगर बना लेते हैं तो आसानी होती है आपको समझने में। तो आइए हम पिंक फ्लावर का F2 पीढ़ी में संकरण करा देते हैं। ठीक है, तो स्मॉल r और कैपिटल R स्मॉल r का संकरण कराया तो RRR अर्थात रेड है, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि डबल कैपिटल R जहां होगा वो रेड फ्लावर होगा। कैपिटल R और स्मॉल r आपका पिंक फ्लावर हो गया। फिर कैपिटल R, क्योंकि कैपिटल R प्रभावी होता है इसलिए पहले लिखते हैं, तो कैपिटल R स्मॉल r आपका पिंक, उसके बाद स्मॉल r आपका वाइट हो गया। ठीक है, अब रेड, पिंक और वाइट
तो ये तीनों मिला तो अनुपात निकालते हैं। रेड कितना है, 1 है, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर आर रेड, ठीक, कोई बात नहीं, 1 अनुपाते। पिंक कितना है, 2 है, स्मॉल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 है, ठीक, 2 हो गया। फिर अनुपात लगाइए, स्मॉल आर वाइट कितना है, 1 है, ठीक है। तो इस तरीके हम अनुपात निकाल लेते हैं। ये है अपूर्ण प्रभाविता का नियम, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पक्षियों में लिंग निर्धारण। अभी तक आपने मनुष्यों में लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ा था, अब पक्षियों में लिंग निर्धारण की बात कर लेते हैं। तो पक्षियों में लिंग निर्धारण ZW और ZZ गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण अर्थात सेक्स डिटर्मिनेशन बाय ZW एंड ZZ क्रोमोसोम्स की क्रिया से होता है। यह क्रिया विधि कुछ कीटों, तितली और मात और कुछ कशेरुकियों, मछली, सरीसृपों व पक्षियों में पाई जाती है। नर में 2 समरूपी लिंग गुणसूत्र अर्थात होते हैं, जिन्हें ZZ से निरूपित किया जाता है। इनसे समयुग्मक अर्थात होमोगैमेट्स उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत मादा में 2 विषम रूपी लिंग गुणसूत्र हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिन्हें ZW से प्रदर्शित किया जाता है। इनसे विषम युग्मक हेट्रोगैमेट्स उत्पन्न होते हैं, इसलिए मादा 2 प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती है, जिनमें Z या W गुणसूत्र होते हैं। नर में शुक्राणु समान प्रकार के होते हैं, ठीक है, ZZ, जबकि मादा में Z और W होता है। जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चंस में आपने संकरण कराया था कि जो है कैपिटल आर और स्मॉल आर का संकरण कराया था, ठीक उसी प्रकार जो कि आपका फिगर भी बना था कैपिटल आर और स्मॉल आर का, उसी प्रकार इसका भी आप फिगर बना लेंगे तो आपको यहाँ पर संकरण के तहत उत्पन्न हुए जंतुओं में कितने आपके मेल होंगे और कितने फीमेल, इसको आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। आपको थोड़ा से रोकना चाहेंगे, अभी इसमें प्रश्न और है, उत्तर और है। क्या कहता है, अतः इन जीवों में लिंग निर्धारण मादा के W गुणसूत्र द्वारा होता है। जब नर का शुक्राणु मादा के Z गुणसूत्र से संलयन करता है तो ZZ युग्मनज बनाता है, जिससे नर संतति उत्पन्न होती है। यदि शुक्राणु मादा के W युग्मक से संलयन करता तो ZW युग्मनज बनाता है, जो मादा का विकास करता है। अतः इस प्रकार की संतति में 1:1 अनुपात उत्पन्न होने की संभावना होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैपिटल आर और स्मॉल आर का जो फिगर है, यदि आप उस तरीके से बना लेते हैं तो आपको यह अनुपात निकालने में आसानी होती है। प्रश्न नंबर 9, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम या लिंग गुणसूत्रीय ट्राइसोमी पर टिप्पणी। तो आपको हम बता देते हैं, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, ये सारे सिंड्रोम्स हैं जो कि इस वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर से ज़्यादातर ये प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो इसका भी अध्ययन आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसका अध्ययन निरंतर करते रहिए। तो बात करते हैं क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। यह सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण होता है। इसमें XXY, जैसा कि हमने आपको बताया कि XX मादा के लिए होता है और XX और Y नर के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर XXY है अर्थात ट्राइसोमी के कारण हुआ है यह, ठीक है, सिंड्रोम। तो लिंग गुणसूत्र होते हैं, अतः इनमें 47 अर्थात ब्रैकेट में 44 प्लस XXY आप जो देख रहे हैं गुणसूत्र होते हैं। इनमें पुरुष व स्त्रियों के लक्षण का मिश्रण पाया जाता है। Y गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इनका शरीर लंबा व सामान्य पुरुषों जैसा होता है, लेकिन अतिरिक्त X गुणसूत्र के कारण इनके वृषण तथा अन्य जननांग व जनन ग्रंथि अल्प विकसित होती हैं। इसे हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं। इसमें
शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता, अतः ये नर बांध होते हैं। स्त्रियों के समान इनके चेहरे और शरीर पर बाल कम होते हैं और स्त्रियों के समान स्तन भी विकसित हो जाते हैं। इसे गाइनोकोमेस्टिया कहते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक H.F. क्लेनेफिल्टर ने सन 1942 में इस प्रकार के असामान्य पुरुषों का वर्णन किया था। लगभग 500 पुरुष में से एक में क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम पाया जाता है। ये असमान पुरुष असमान अंडों व सामान्य शुक्राणुओं से या सामान्य अंडों व असमान शुक्राणुओं में निषेचन के फलस्वरूप बनते हैं। ये असमान अंडे व शुक्राणु 4 गुणसूत्र के अवियोजन से बनते हैं। ऐसे क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम भी कहते हैं, जिनमें लिंग गुणसूत्र XYYY या XXX या 3 से अधिक XXXY या XXXXY या XXXXY होते हैं। XYY सिंड्रोम वाले पुरुष लंबे, मूर्ख, कामुक और गुस्सैल एवं उग्र स्वभाव के अति नर होते हैं। इसके विपरीत XXX या XXXX वाली अति मादाएँ मूर्ख और बांझ होती हैं। 2 या 2 से अधिक X गुणसूत्र वाले सभी नर नपुंसक होते हैं। यहाँ पर क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम आता है तो वहाँ पर आप डाउन सिंड्रोम को नहीं छोड़ सकते हैं। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं डाउन सिंड्रोम। यह रोग गुणसूत्रों की संख्या की अनियमितता के कारण होने वाले परिवर्तनों से होता है। मनुष्य में कभी कभी गुणसूत्र की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। यह अतिरिक्त गुणसूत्र 21वें समजात जोड़े में तीसरा बढ़ जाने के कारण होता है। इसे डाउन लक्षण भी कहते हैं। यह अतिरिक्त गुणसूत्र बच्चे की बुद्धि के सामान्य विकास को रोक देता है। संख्या में अधिक गुणसूत्र का कारण प्रायः अंडकोश के निर्माण में होने वाली गड़बड़ी के कारण हो सकता है। ठीक है बेटा। 47 गुणसूत्र वाली ऐसी संतान का मस्तिष्क अविकसित होता है। सिर गोल, होंठ नीचे की ओर लटका रहता है, माथा अनावश्यक रूप से चौड़ा होता है तथा त्वचा खुरदरी होती है। आंखें तिरछी तथा पलकें वलित होती है और मुंह हर समय खुला रहता है। ये मंद बुद्धि वाले होते हैं। इनके जननांग तो सामान्य होते हैं किंतु पुरुष नपुंसक होते हैं। ऐसे आनुवंशिक रोग के मंगोलीय बेवकूफ़ी या मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। तो आज का चैप्टर 5 समाप्त हुआ। अगले चैप्टर को लेकर अगले वीडियो में आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे।